ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। देखते हैं क्या है हमारे लिए यहाँ पे। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सर पढ़ बीच लिया, बीच में वॉइस क्रैक हो रहा है। हो जाएगा स्टेबल। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, यूनिट वेक्टर हमने देखा। एक एग्जांपल लेते हैं, ये फिलहाल के लिए लिखो मत। कोई वेक्टर हमने लिखा कि है 2i कैप प्लस 3j कैप। इस वेक्टर को हम किसी एक लेटर से सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट करते हैं, लेट से a, और उसके ऊपर एरो। ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, हमने कहा इसके अंदर होता है मैग्नीट्यूड। वो कैसे निकालते हो सर आप? हम निकालते हैं यहाँ से 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ से इसका डायरेक्शन भी मिलता है हमें। इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम निकालते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3/2। सर इसका थोड़ा स्केच निकाल के दिखा सकते हो क्या? तो हमने कहा कि हाँ ज़रूर, ये 2i होगा और 3j ऊपर होगा। ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा सर? ये आपने जो आंसर निकाला है रिजल्टेंट का, इनके बीच में होगा। और ये कितना होगा? ये आपने निकाला 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सर ये कितना होगा? हमने लिखा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, ये रहेगा tan इनवर्स 3/2। ये इन्फॉर्मेशन हमने देखी। तो ये पूरा समरी हमने कर लिया, वेरी शॉर्ट, 2 मिनट में। ओके, और एक तरीका होता है जिससे इसे लिखते हैं। हमने ये जो लिखा ना, इसके अंदर क्या है मैग्नीट्यूड और इसके अंदर क्या है डायरेक्शन। इसको हम इक्वेशन फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। देखो, इन द सेम एग्जांपल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, दिस इज द सेकेंड वे टू राइट इट। ये फर्स्ट तरीका था उसका। ठीक है, यूनिट वेक्टर के टर्म में मैं लिखना चाहता हूँ। क्या होता है यूनिट वेक्टर? देखिए यहाँ पे, ये ए वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ये 2 वर्टिकल लाइन मॉड्यूलस वाला। ओके, तो ये भाई साहब रिप्रेजेंट करेंगे इनको। अभी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास और एक प्लेयर है, दैट इज यूनिट वेक्टर। सो ए और उसके ऊपर कैप, मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड इससे रिप्रेजेंट किया। इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन हमने ए कैप से रिप्रेजेंट किया। उसके पहले क्या देखा था? ये फॉर्मूला से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं और tan अल्फा के फॉर्म में हम इसका आंसर निकालते हैं एंगल के लिए। अभी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये तो समझ गया। ठीक है सर, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कल किए। अगर इस फॉर्म के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, और बनेंगे तो कैसे दिखेंगे, और दिखेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, एक चीज़ हम यहाँ पे निकालते हैं। अगर मैं यूनिट वेक्टर को लिखना चाहूँगा, अभी मेरे हाथ में पावर है पूरी, इस इक्वेशन मुझे मिल गया है, इस इक्वेशन को हम घुमा सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो किसी के पेट में दर्द हुआ क्या? देखो, ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ए लिख सकता हूँ मैं। ये मल्टीप्लिकेशन में था, ए वेक्टर के नीचे इसको मॉड्यूलस को नीचे लेके गया। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर। अभी क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो डील कर लेते हैं। इसे पहले छाप लो, फिर हम इसको क्वेश्चन के थ्रू डील करते हैं। मेरा ना हेडफोन ही नहीं कनेक्ट हो रहे, तब तक तुम लिखो, मैं ट्राई करता हूँ इसको। हो गया? यस हो गया ना? डन सर। ठीक, ओके, ऑलराइट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ये 15th वाला क्वेश्चन। सब लोग ध्यान दो, इधर उधर की बातें नहीं, और किसी ख्यालों में मत खो जाओ। यहाँ पे यूनिट वेक्टर अलोंग, तुम्हें एक एक वर्ड का बिट वाइज तुम्हें मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद नहीं समझ में आया तो फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। पूछा है यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालो, किसका? अलोंग। अलोंग मतलब इसी के डायरेक्शन में। और ये क्या है? ये वेक्टर दिया है। ठीक है, ये वेक्टर दिया है, क्या दिया है? आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, इसको किसी अपने अल्फ़ाबेटिकल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, हमने ऐसा लिख दिया। अच्छा भी दिखे, सॉल्व करने में भी आसानी हो जाए। तो ए वेक्टर मतलब ये हमारा वेक्टर है। ग्राफिकली देखना चाहोगे तो ग्राफिकली इसको विजुअलाइज करने के लिए आई वेक्टर मतलब यहाँ होगा, जे वेक्टर मतलब यहाँ होगा। यहाँ पे 2i होता तो यहाँ पे मैं 2i लिखता। 2i का मीनिंग क्या होता कि 2 मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में। ये i कैप का मीनिंग यहाँ पे क्या है? इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। सो 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड इन x डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है।
इसका यूनिट वेक्टर। इसकी एडिशन का आंसर आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, रिजल्टेंट। इस वेक्टर को जब ऐड करोगे आई कैप के साथ जे कैप को, इसका आंसर किसी किसी बीच में आएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है, कुछ एंगल आ जाएगा और कुछ उसका ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जैसे हमने थोड़े मिनट पहले ये पढ़ा फॉर्मूला, ए मैग्नीट्यूड इनका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ए, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर मैंने नीचे ए मैग्नीट्यूड ए कैप मतलब ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू लिखा ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, ये तो मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, ये वाला गर्मा गर्म, इसे लिख देते हैं आई कैप प्लस जे कैप। मैग्नीट्यूड भी मुझे निकालना आता है, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। ये आंसर आया, तो इसको थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ, जो आंसर आया है ए कैप इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। इससे क्या पता चल जाता है, क्या मिला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हम डायरेक्शन निकालते थे इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ये 30 डिग्री आएगा, कुछ आएगा tan अल्फा लिख के, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/1। क्या बता सकते हो ये अल्फा कितना आएगा? तो हमने कहा हाँ सर बता सकते हैं हम, बिल्कुल। यहाँ से एक ट्रायंगल बना दो आप, tan अल्फा देखो ये 1 है, ये 1 है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/1 विच इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये एंगल आया 45 डिग्री। मैग्नीट्यूड कितना आया हमारा √2। तो एक तरीके से हमने आंसर पहले निकाल लिया था, लेकिन हम जानना चाहते थे कि ये जो 45 डिग्री एंगल है उसको दूसरी भाषा में, मैथमेटिक्स की दूसरी भाषा में, वेक्टर की भाषा में इस 45 डिग्री को ऐसा लिखा जा सकता है। ए कैप मतलब क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन दिखाना। हमें बचपन से क्या आदत है, डायरेक्शन किससे दिखाते हैं हम, उंगलियों से। सर इधर नहीं, उंगलियों से नहीं, हम एंगल से दिखाते हैं ना डायरेक्शन, 45 डिग्री 30 डिग्री। लेकिन वेक्टर में ये डायरेक्शन ना इस एक कैप से दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर जिसे कहते हैं, ठीक है। हम इसकी भी आदत डाल देंगे, कुछ नहीं, थोड़ी सी नई बात है ये, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो ये भी डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसा 45 डिग्री का काम क्या है, डायरेक्शन बताना, वैसे ही ये यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन बताना किसी दूसरे फॉर्म में। और ये निकाला कैसे हमने, और क्वेश्चन में क्या दिया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अ यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप इज, तो हमने वेक्टर लिख लिया ये आई कैप प्लस जे कैप। यूनिट वेक्टर मतलब ये जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना था। तो डायरेक्शन फाइंड आउट तो कर सकते हो तुम, 45 डिग्री लिख सकते हो, लेकिन हम इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते, हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला भी है स्पेसिफिकली यूनिट वेक्टर बताओ। हमने कहा कि ठीक है, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन से लिखा जा सकता है। ये मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मतलब ये होता है ना जिसको मैग्नीट्यूड हो और जिसको डायरेक्शन हो, मतलब इसके इक्वेशन में दोनों टर्म प्रेजेंट हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की टर्म ये और डायरेक्शन की टर्म ये। हमने कहा अभी इसके साथ खेल सकते हैं हम। ए यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ए वेक्टर तो गिवन रहता है, ये लिख दिया हमने यहाँ पे, डिवाइडेड बाय उसका मॉडुलस का फॉर्मूला हमें पता है, अंडर रूट ऑफ इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वो आया √2। हमने कहा ये और 45 डिग्री दूसरी अलग अलग भाषा में मीनिंग सेम है, ऐसा समझो ये तेलुगु है और ये गुजराती है। चलो लिखो इसे, और लिखते लिखते कुछ डाउट हो तो पूछो मुझे। हो गया, आपके साथ ही लिख लिया। ओहो, पार्ले जी काम कर रहे हैं। बाकी लोग क्या स्टेटस है, क्या हालचाल, लिख लिया सब लोगों ने? हो गया हाँ सर, सर, हो गया सर, हो गया। ओके ऑल राइट, चलो मैं इसे मिटा दूँ फिर, ठीक है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन, दूसरे तरीके से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो बड़ा सिंपल हो गया सर, इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए, थोड़ी थोड़ी बात हमें अभी समझ में आ रही है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इसको इंटरप्रेट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। मतलब कोई ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है हमें जो कैसा हो, ये दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के पैरेलल हो।
पहले तो ये जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। हमें ए वेक्टर दिया है 4i कैप माइनस 3j कैप, और बी वेक्टर दिया है 8i कैप प्लस 8j कैप। ठीक है, अभी इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का क्या करना है हमें? पहले तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के बाद देखेंगे कि आगे क्या पूछा है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज ठीक है, अब आ रही है। अभी ठीक है ना? हाँ सर। ऑल राइट, ठीक है। सो इन दोनों का पहले तो रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए और बी का रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है भैया? उनकी एडिशन करो, वेक्टर एडिशन। तो रिजल्टेंट हम सी से दिखा सकते हैं। कोई तुमको जो पैरा लगे लेटर उससे दिखाओ, हम सी से दिखाएंगे। सो इसका रिजल्टेंट जो आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट तो कुछ नहीं है, इन दोनों की एडिशन कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको कहते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, जब कभी तुम्हें वर्ड आएगा रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों की एडिशन नहीं, वेक्टर एडिशन करनी है। वेक्टर एडिशन क्या होती है? आई के साथ आई जोड़ेंगे, जे के साथ जे जोड़ेंगे। तो पहले ए लिख देते हैं। ए कितना गिवन है यहाँ पे? 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस बी वेक्टर क्या है? 8i कैप प्लस 8j कैप। क्या करना है अभी? i के साथ i जोड़ दो, 4 प्लस 8 विल बी 12i कैप माइनस 3 प्लस 8 कितना होगा? प्लस कितना? 5 ना, 5j कैप। तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो इसको बॉक्स कर दिया मैंने, और थोड़ा मैं सोचने लगा कि अच्छा अभी क्वेश्चन में क्या दिया है। हमने देखा क्वेश्चन में कि हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। अच्छा, किसका यूनिट वेक्टर? इसके पैरेलल हो। अभी ये कोई एक वेक्टर है, लेट्स से इसका जो आंसर आया है वो किसी ये वेक्टर से आया। ऐसा मान लो कि कोई एक वेक्टर ए था, ये ए वेक्टर था, उसके साथ हमने बी को जोड़ दिया, तो हमें ये इसका रिजल्टेंट मिल गया सी वेक्टर। करेक्ट? तो ये हमारा सी का आंसर आ गया। यहाँ तक हमारी बात हो गई। हमने देखा हमें पूछा गया है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस रिजल्टेंट, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालो। पहले तो समझो सर वॉइस क्रैक हो रहा है। पहले तो समझो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। मतलब अगर इसके पैरेलल कोई एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो ये भी लाइन का डायरेक्शन जो होगा इस लाइन का, ठीक है, मतलब इस लाइन का जो डायरेक्शन होगा वही मेरे पैरेलल लाइन का डायरेक्शन होगा। अगर मैं पूछता हूँ तुम्हें, अभी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ क्लियर एकदम। ठीक है, सर आ रही है। अगर मैं कहूँ कि ये 45 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये किसी सी वेक्टर का, ठीक है, अभी इसी के पैरेलल मैं अगर कोई वेक्टर निकालूँ यहाँ पे, ठीक है, उसको एग्जैक्टली पैरेलल निकाला, तो ये एंगल भी 45 ही बना रहेगा। ये हमें पता है कि दो पैरेलल लाइन का कभी भी एंगल सेम होता है। यही चीज़ उठाते हुए, यही चीज़ कॉन्सेप्ट लेते हुए हम अभी देखते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एक पैरेलल लाइन हम यहाँ पे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, देखो, इस सी वेक्टर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? सी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से हम सी कैप निकाल लेते हैं। सी कैप क्या आ जाएगा? ये सी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर क्या है? 12i कैप प्लस 5j कैप डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 12 का स्क्वायर कितना है? 144 प्लस ये 25 कितना आएगा? ये 12i कैप प्लस 5j कैप डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो ये क्या आया मेरा? सी वेक्टर, सी यूनिट वेक्टर कितना आया? वो 12i कैप प्लस 5j कैप डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में बोला था यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इसका यूनिट वेक्टर, राइट? मतलब इसके पैरेलल तुम कोई भी लाइन निकालो, उसका डायरेक्शन और ये जो पहली लाइन है उसका डायरेक्शन सेम होगा। अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब इसका जो यूनिट वेक्टर है वही यूनिट वेक्टर इसको चलेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? एंगल बताना, डायरेक्शन बताना। मतलब ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। दूसरी गुजराती भाषा में अगर इसका यूनिट वेक्टर ये है, ये लाइन का, तो ये लाइन का भी यूनिट वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, बात आई समझ में? लिखो इसे जल्दी।
हो गया। ठीक, हो गया सर। ओके। नहीं हुआ सर। डन सर। डन सर। तो आई एम वेटिंग फॉर 20 सेकेंड, जल्दी जल्दी लिखो। एका पर्सेंटनी वाचलं. चार्जिंग जाणार होती. 1% लाईन आली. मस्त ना. चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हम में सॉल्व बोला गया करें. है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस इज। चलो इसे सॉल्व करो सब लोग। इस 27 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर ए। सर ए। ये आया, ओके। हाँ सर ए। सर ए। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया तुमने, ए सर. ए प्लस बी किया, ठीक है। सी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हमने उसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एडिशन कितना आया उसका, ये 4 माइनस 1 इज 3 आई कैप, 3j प्लस 3j प्लस 6 टू के कैप। और 6 माइनस 8 माइनस 2 के कैप। ठीक है, हमें ये आंसर चाहिए यूनिट वेक्टर का, तो उसको फुल वेक्टर कह सकते हैं और नीचे उसका मॉड्यूलस। इसको वेक्टर कहो या फुल वेक्टर कहो, जो तुम्हें अच्छा लगे कहो। 3 आई कैप प्लस 6 के कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9, ये 36 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज प्लस 4। सो ये कितना बना, 3 आई कैप प्लस 6 के, नहीं जे है ना, ये जे, 6 जे कैप माइनस, और चला गया। आवाज़ आएगा अभी। लाइट गई है ना, तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ये कितना आएगा, दुडुम 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 दुडुम, रूट 49। 149। दिस इज 7 और ऊपर ये 3i प्लस 6j माइनस 2k। ठीक, चलो अभी ये नीचे वाला, ये 5th वाला क्वेश्चन ट्राई करो इसे। मैं रुकता हूँ एक 30-40 सेकेंड, इसे समझ लो, सॉल्व करने की कोशिश करो इसे। सर डी. डी, सर हाँ. डी। बी, डी सर. सर डी। डी। हाँ सर डी। ओके, बहुत ही सुपर फास्ट आंसर बता रहे हो तुम। कैसे करोगे, क्या प्रक्रिया कैसी रहेगी, इस रसायन को मिलाने की प्रक्रिया क्या होगी? मैग्नीट्यूड क्वेश्चन देखो रे, इफ ए वेक्टर इज दिस मच, बी वेक्टर इज दिस मच, द वेक्टर हैविंग, मतलब कोई तीसरा वेक्टर हमें चाहिए। कैसा है वो, जो कैसा दिखता है, मैग्नीट्यूड वाइज ए जैसा, बी जैसा दिखता है और डायरेक्शन वाइज ए जैसा दिखता है। जो हमारा वेक्टर सी है, सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, एक नया वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। हाइब्रिड है ये, सचिन तेंदुलकर से बैटिंग सीख के आया और बुमराह से बॉल। सर आवाज. ओके, हाँ अब आ रही है. चेक करते हैं, स्क्रीन आ गई, ठीक है।
सो बी जैसे मैग्नीट्यूड है उसका, और डायरेक्शन किसके जैसा है, ए जैसा है। डायरेक्शन पैरेलल लिखा है मतलब उसको पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन सेम होगा। ए के मैग्नीट्यूड ए के डायरेक्शन के बराबर है। तो बी का मैग्नीट्यूड निकालो और ए का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। बी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा रे? सो बी वेक्टर दिया है 7i प्लस 24j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। कितना आएगा ये? 25. और 24 का स्क्वायर कितना? 576. 576। ये ऐड करके कितना हुआ? 676. 25. 625. 625, तो ये बना 25। ठीक। अच्छा, अभी ए का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे लेडीज एंड जेंटलमैन? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है भाई? 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा? लेट मी क्लीन दिस। इसको उठाएंगे, सीधा करेंगे, सीधा हो जाओ। राइट इट लाइक दिस। ठीक है, सो हमने ये किया और ये नीचे किया। सो दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 16 रूट 25 दैट इज 5। ठीक है, तो हमारा सी वेक्टर जो है, जो ऑलराउंडर वेक्टर है, क्या किसके मैग्नीट्यूड के बराबर था? बी के मैग्नीट्यूड के बराबर था, और उसका डायरेक्शन ए जैसा था, तो इनके जैसा दिखता है। तो मल्टीप्लाई कर दो इसे अभी। सो सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, बी का आंसर कितना आया हमारा? 25 इंटू ए कितना आया? 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। सो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15i कैप प्लस 20j कैप। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन नंबर डी शायद से है, 15i कैप प्लस 20j कैप। ठीक है, तो ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट वही होता है, यूनिट वेक्टर के पैरेलल, मतलब जो वेक्टर दिया है उसका यूनिट वेक्टर निकालो, वो उसका डायरेक्शन होगा। सो यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड द वेक्टर, इसके साथ हम खेल सकते हैं। लिख लिया? हाँ हाँ सर. कोई बाकी नहीं ना? मैं इसे हटा रहा हूँ अभी। लास्ट वाला देखो ये, फिर हम आज मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है? आंसर बी. ऑप्शन बी। हाँ सर, बी। ठीक है, है जिन्होंने B। पहले किया है, जिन्होंने पहले किया है वो आंसर ना दे, जो बच्चे पहली बार सीख रहे लेट देम ट्राई। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो, समझ लो क्वेश्चन को। आ गया सर, बी। एक मिनट वेट करना, बैटरी लो हो गई है इस पेंसिल की, मैं चार्ज कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। 2 मिनट में कितनी चार्ज होती है? हो जाता है लगभग एक 10%। वाह।
ओके देखो, इन दिस क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंप्लीट वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ सी इज, इसके अंदर ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सी है, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। ठीक, क्या अप्रोच होता है समझ लो, सिंपल है काफ़ी। ये कोई वेक्टर है ना, इसको लिखते हैं हम, इस वेक्टर को लिखा मैंने 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी इंटू के कैप इज इक्वल्स टू, किस लेटर से लिखना चाहोगे, पी से लिखोगे, पी लिखो, पी वेक्टर। ठीक है, और ये पी वेक्टर कैसा है, ये कैसा है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर की खासियत बात क्या होती है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम ये ऐसा एरो नहीं देते, उसके ऊपर एक टोपी पहना देते उसको। ठीक है, तो एरो हटा दिया, उसको मैंने लिख दिया टोपी से, इसके ऊपर टोपी। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब ऐसा पी ऐसा लिखेंगे हम मॉड्यूलस के अंदर, तो वो लिखेंगे 1। यूनिट का मतलब ही क्या है, 1। यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या है, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, मतलब उसको किसी नंबर से, किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड वो वेक्टर का चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। क्या काम है उसका, डायरेक्शन दिखाना। ठीक है, यही जानते हुए सुन लो पहले बात, फिर पूछ लेना तुम्हारे डाउट। ये जानते हुए इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम। ठीक है, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, इस प्रकार, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इसका आंसर हमें पता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। उसका स्क्वायर कर दो तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ से सी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर माइनस 0.8 स्क्वायर। ये ना दोस्ती 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर कितना होगा कामेश, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.8 का 0.64 0.64 कितना आ रहा है ये आंसर, 1 minus 0.89 6 7 8 0.89। ठीक है, सो 1 माइनस 0.89 विल बी 0.11 0.1, तो सी इज इक्वल्स टू रूट 11। सो कुछ चटपटा क्वेश्चन ऐसा भी बना सकते हैं हम, कॉन्सेप्ट वही है, दिमाग वही लगाया, दूसरे एंगल से क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या क्या मैथमेटिक्स उससे सॉल्व कर सकते हैं। कल के क्विज में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लगभग ऐसे ही डालूंगा मैं, वेक्टर के जो मैंने पढ़ाया उसके ऊपर ही क्वेश्चन डालूंगा। और मल्टीप्लिकेशन का भी आएगा। मल्टीप्लिकेशन अभी देखते हैं हम कहाँ तक प्रोसीड करते हैं, फिर एक अंदाज आ जाएगा कि अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन का हो पाता है आज सिलेबस सफिशेंट तो हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। हम अभी इस यूनिट वेक्टर के झंझट से बाहर आते हैं, ये पैरेललोग्राम लॉ वगैरह इनसे थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। लेट्स गो टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग सा, काफ़ी ज़रूरी सा है। और एक बात ध्यान में रखना, वेक्टर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा टॉपिक माना जा सकता है, लेकिन हम फिजिक्स के लिए उसको थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो ऐसा ना हो कि कहीं बुक में तुमने देखा सर ये चीज़ें तो आपने सिखाई नहीं है, तो मैंने नहीं सिखाई क्योंकि उसका एप्लीकेशन आगे के लिए, आगे के टॉपिक के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, सो इसको एज ए टूल ही सीखना, इस टॉपिक को एज ए टॉपिक नहीं सीखना है हमें। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं अभी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। एडिशन हमने कर लिया, सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया, मैग्नीट्यूड देखा, और 2-3 चीज़ें यूनिट वेक्टर, वो ज़रूरी इसेंशियल चीज़ें हमने मार्केट से खरीद के लाई। अभी मल्टीप्लिकेशन की शॉपिंग करने जाते हैं। क्या है यहाँ पे मामला, तो पहले ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग वेक्टर एडिशन, मतलब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया एडिशन में। ड्यूरिंग वेक्टर एडिशन वी अज्यूम वेक्टर्स टू बी सिमिलर। इसका मतलब क्या है, जब हम एडिशन करते हैं 2 न्यूटन के साथ 3 न्यूटन ऐड करेंगे, 2 न्यूटन के साथ 3 kg ऐड हो सकता है क्या, हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब जब हम ऐड करते हैं तो सेम क्वांटिटी के एडिशन करते हैं,
वेक्टर एडिशन करेंगे तो सेम क्वांटिटी के एडिशन हम करेंगे, ठीक है। लेट्स से कोई एक एग्जांपल लिया मैंने, फोर्स के साथ में मोमेंटम को ऐड नहीं कर सकता, मैं फोर्स के साथ फोर्स को ही ऐड करूंगा, ये सही है, ये कहना चाहते हैं वो। एडिशन तुम सेम क्वांटिटी का करो, टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर, टाइम के साथ टाइम, हालांकि वो स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स के साथ फोर्स, वो वेक्टर है, एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन। तुम वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते। कोई तुम्हें कल जाके पूछेगा, तुम्हें उल्लू बनाने की कोशिश करेगा ना, तो उसके जाल में मत फंसना। कोई कहेगा कि बेटा बताओ 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना होगा, तो थोड़ा सोच के बोलना उसको, सीधा सीधा ऐसा 5 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर दे के मत आना, उल्लू बन जाओगे। पहले सोचना, अच्छा ये मीटर पर सेकेंड तो ये भी मीटर पर सेकेंड चाहिए था, उसको बना मुझे उल्लू मत बना, ये वेलोसिटी है और हमारे सर ने कहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम ऐड नहीं करते, ठीक है। वो कहेगा ठीक है गुड, तो तुम ऐड मत करना किसी डिफरेंट क्वांटिटीज को। ऑल राइट, सेकेंड बॉक्स देखिए, लाइक स्केलर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड। जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना, स्केलर मल्टीप्लाई क्या होता है, 2 से 3 को गुना कर दिया, 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 500 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, राइट। कोई नंबर को क्या कहते हैं हम, स्केलर। वैसे हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 2 डिफरेंट क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। एडिशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की एडिशन नहीं हो सकती, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इसका हम लिखते हैं, ये लिख दिया था ना हमने, डिफरेंट स्केलर ये होता है, ठीक है, ये वाला। और जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई एग्जांपल बता सकता है वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ऐसा एग्जांपल? देखो, फोर्स है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे मास क्या है समझने की कोशिश करो, ज़रूरी बात कह रहा हूँ मैं। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर। तो तुमने स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हें क्या मिला, वेक्टर ही मिला, ठीक है। मतलब तुम स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो वेक्टर को, चलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, क्या 2 वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन बताओ ना सर। आपने स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, मज़ा खराब कर दिया आपने, वेक्टर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई करके दिखाओ, ऐसा कोई एग्जांपल दो हमें। तो हमने कहा लो एक एग्जांपल, हमने कहा एग्जांपल लेते हैं हम, 2 एग्जांपल लेते, एक क्यों, एक से भले 2, वी टेक 2 एग्जांपल्स। एक लेते हैं हम वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, Displacement. ठीक है। तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उनका क्या किया मैंने, मल्टीप्लिकेशन किया। थोड़ी देर के लिए डॉट जो लिखा है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वो मल्टीप्लिकेशन लिखा है, ऐसा समझो। 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इसको तो पहले राजी हो गए, हमने कहा हाँ। एडिशन हो सकता है क्या, तुमने कहा ना ना, नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ऐसा कभी देखा है तुमने, फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट का एडिशन? नहीं, ऐसा नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, फाइन। फिर हमने दूसरा एक एग्जांपल बनाया, टॉर्क का एग्जांपल लिया। टॉर्क क्या है, दरवाज़ा वगैरह खोलते हो, कभी कोई स्क्रू ड्राइवर से तुमने किसी स्क्रू को खोला होगा तो रोटेट किया होगा, तब जो फोर्स लगता है उसको टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, वो भी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ठीक है, ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला। हम फॉर्मूला के डिटेल में जाएंगे, लेकिन 2 तरीके से मैंने मल्टीप्लाई किया। अगर तुम गौर से देखोगे, एक जगह पे मैंने डॉट लगाया है, एक जगह पे मैंने क्रॉस लिखा है, ठीक है। और तुम थोड़ा और गौर से अगर तुम देखोगे, खुली आंखों से अगर तुम्हारी नज़र अच्छी होगी तो देखना, यहाँ पे वर्क डन लिखा है, उसके ऊपर मैंने एरो नहीं लिखा, और ये टॉर्क के ऊपर मैंने एरो लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ, समझो बात को। जब मैंने 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये जो आंसर मिला है वर्क डन, वो स्केलर है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, पढ़ेंगे आगे। इतना अभी समझ लो कि वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे ये जो टॉर्क है, टॉर्क कौन सी क्वांटिटी होती है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो 100 बात की एक बात क्या है सर, थोड़ा सा बताओ ना, एक लाइन में पूरी समरी बताओ ना, थोड़ा समझ में आए हमें। देखो, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर स्केलर भी आ सकता है। जब मैंने दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया तब मेरा आंसर वेक्टर भी आ सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि क्या मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। उसकी चिंता भी नहीं है हमें कि सर फिर हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सी स्केलर हो जाएगी फिर कौन सी वेक्टर हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली तुम जैसे फ्लो में चलोगे वैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी। ठीक है, मुद्दे की बात यह है इसके अंदर, सर आपने यहाँ पे एक जगह पे डॉट लिखा और एक जगह पे आपने क्रॉस लिखा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार से होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट, इसको कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे जो मैंने बीच में क्रॉस लिखा है उसको कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट डॉट या क्रॉस सिलेक्ट करते हैं। जब आंसर स्केलर आएगा तब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जब आंसर वेक्टर आएगा तो जो मल्टीप्लिकेशन में हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का दूसरा वर्ड क्या है, चिंटू पिंटू मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। ठीक, चलो जो मैंने बोला उसको थोड़ा मैं आगे के स्लाइड में बता दूंगा। ये 3 पॉइंट तुम लिख लो फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? हो गया सर। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया। ठीक है, मुझे फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं। जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा उसका थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्जन मैंने यहाँ पे लिखा। वेक्टर का हमने अभी तक क्या किया है, हमने की है एडिशन सब्ट्रैक्शन। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेशन। जब हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन की थी तब हमने दोनों सेम क्वांटिटीज रखी थी, मतलब फोर्स के साथ फोर्स ऐड किया तो आंसर फोर्स ही मिलेगा। तुम फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट ऐड नहीं कर सकते, यह मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, फोर्स के साथ तुम डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करो, फोर्स के साथ फोर्स भी मल्टीप्लाई करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दो प्रकार का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट या डॉट मल्टीप्लिकेशन, या दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक अच्छा वर्ड लगता है इसलिए हम प्रोडक्ट नाम से पुकारते हैं इसे। सो एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, हमें इन सब की प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ही करेंगे क्योंकि टॉपिक का नाम वेक्टर है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या होगा, रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, मतलब ये खेल के नियम क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ये गेम के रूल्स क्या है, ये हमें पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लो। फिर कोई बच्चा पूछेगा सर अगर 3 क्वांटिटीज है तो आपने सिर्फ 2 ही क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। ये इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया? पहले हम दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एप्लीकेशन समझेंगे, फिर हम 3 क्वांटिटी का क्या चक्कर है वो समझेंगे। 3 तक ही हो गया। सीमित है, 4 का मल्टीप्लिकेशन हमारे सिलेबस में तो नहीं है। हो गया सर। अरे वाह, गुड। बाकी लोग क्या हालचाल? लिख रहे सर 2। ठीक, डन सर। ओके। डन सर। सर संडे को क्लास है ना? संडे को क्लास है, लेना पड़ेगा हमें क्लास। संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगा। संडे को टाइम वगैरह हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, अभी तुम पहले पढ़ लो ये। चलो, ओके, कोई एग्जांपल। हम अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है स्लाइड की, मैंने डिपेंड ये वाला बस लिख लेना, ये नीचे वाली नोट। डिपेंडिंग ऑन फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर एप्लीकेशन वी चूज डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स मल्टीप्लिकेशन। ये बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है एज सच, नहीं तो तुम कन्फ्यूजन बढ़ा लोगे। देयर इज नो नीड टू राइट दिस, ये मत लिखना अभी, हमने पीछे ही लिख लिया है इसे। डॉट क्रॉस ये कहीं वर्ड यूज़ नहीं किया कि हमने, यहाँ पे यूज़ कर दो, इसको यहाँ पे लिखो, दिस इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट, और इसको कहेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन एक पॉइंट नीचे लिख लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे साथ लिखो, इन वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन
इज डन बाय 2 वेज। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तीसरा वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, वो हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। और वो जो दूसरा पॉइंट है मैं यहाँ से उठा के लेके आता हूँ इसे, इसको उठाया, यहाँ पे पेस्ट किया, ये यहाँ पे इधर लिख दूँ, यहाँ पे ये वाला लिख लो, ये 2 पॉइंट उसके अंदर बेटा ऐड कर दो। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तुम्हें दिखाई पड़ेगा फिर। ये रहा यहाँ पे है, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, छोटे से पॉइंट है, गैर ज़रूरी पॉइंट। दिशा दिखाएंगे बस, किस दिशा में हम चल रहे हैं। चलो आगे चलो। अभी पहला हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे तुम हेडिंग लगाओगे डॉट प्रोडक्ट का। यहाँ पे मैं जगह बना के हेडिंग लगा देता हूँ, ठीक है। सो पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे हेडिंग लगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखना इसका दूसरा नाम है, किसी बुक में तुम्हें ये नाम मिलेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इतना हेडिंग देके हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सुनो बात को, अभी जहाँ जितना लिखा है वहाँ रुक जाओ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया टू एक्सप्लेन दिस डॉट प्रोडक्ट। हमने एक एग्जाम्पल लिया, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, ठीक है। और इसको दूसरे फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है, एफ एस कॉस थीटा। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं अभी, क्या है एग्जैक्टली, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले मैंने एक एग्जांपल लिया, 3 सिचुएशन मैंने लिए। क्या सिचुएशन है, कोई एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एफ फोर्स लगा रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद ये डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में वही सेम ब्लॉक के ऊपर बट इन डिफरेंट डायरेक्शन मैंने फोर्स लगाया, फिर ब्लॉक का कुछ थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर वही ब्लॉक को मैंने उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, मतलब फोर्स का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व किया कि कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। इन तीनों केसेस में मुझे क्या ऑब्जर्व करना है, मुझे देखना है फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो मैंने पहले सिचुएशन में देखा कि मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और बॉडी भी वही चल पड़ी, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी वही डायरेक्शन में था। तो मैंने देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, तो मैंने कहा कि दोनों पैरेलल है तो 0 डिग्री एंगल होगा। फिर हम सेकेंड सिचुएशन में चले। सेकेंड सिचुएशन में मैंने ऐसा फोर्स लगाया, ठीक है। जब मैंने ऐसा फोर्स लगाया, बॉडी आगे चली, बॉडी का वेट काफ़ी था, वो हवा में नहीं उड़ेगी ऐसा, ठीक है ना, वो ऐसा रोटेट भी नहीं होगी। वो सभी कंडीशन को हम खारिज करते हुए कहेंगे कि ऐसा फोर्स लगाया, थोड़ी सी बॉडी आगे हो गई, लेकिन इतनी नहीं आगे जाएगी ना। थोड़ा लॉजिक लगा के देखो तुम, जिस प्रकार से ये फोर्स लगाओगे, जितने दूरी पे ये सिचुएशन में जाएगा उतने दूरी पे यहाँ पे ये दूर नहीं जा सकता, क्योंकि फोर्स को हमने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया। मान लेते हैं कि हमने किसी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ये फोर्स लगाया है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एस हुआ। इन दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा, तो हमने पहले फोर्स का वेक्टर लगाया और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दिखाया, दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। मान लेते हैं 30 डिग्री एंगल बना इनके बीच में, या थीटा ही मान लो अगर समझ सकते हो तो। थर्ड सिचुएशन में देखो, इस ब्लॉक के ऊपर में इसके एक एंड से परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं मैं। जैसे मैंने ये फोर्स लगाया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, बस उसको ऐसा ग्रेज, ऐसा टच करके फोर्स निकल जा रहा है और बॉडी आगे चली ही नहीं। मतलब जब फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है, हम चाहते थे डिस्प्लेसमेंट इधर, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। तो एंगल कितना था इनके बीच में तब, 90 डिग्री।
मतलब यहाँ पे फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ नहीं, अगर होता तो हॉरिजॉन्टल में होता, तो हमने कहा कि ये इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो तीनों केसेस की अंडरस्टैंडिंग हमें अभी तक ये मिली। पहले केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल था 0 डिग्री, दूसरे केस में था ये 30 डिग्री और तीसरे केस में था ये 90 डिग्री। ठीक है, तो मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फॉर्मूला से मुझे पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फाइन, यहाँ तक बात तो ठीक है। दूसरे सिचुएशन में देखो, ये जो फोर्स है, इस फोर्स का हम कंपोनेंट लेंगे डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। ये जो फोर्स है थीटा एंगल पे, कोई मुझे बता पाएगा इस फोर्स का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट बनेगा, एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा? तो तुमने थोड़ा दिमाग लगाया, तुमने थोड़ा सोचा कि जहाँ पे थीटा एंगल मेजर करते हैं वो वाला कंपोनेंट होता है कॉस थीटा। सो दिस विल बी एफ कॉस थीटा, और उसका परपेंडिकुलर ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। अभी जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है पहले सिचुएशन में, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। दूसरे केस में मैंने किसी थीटा एंगल पे फोर्स लगाया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैंने कहा कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी डायरेक्शन का हम फोर्स का कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए हमने एफ कॉस थीटा लिया। अभी एफ कॉस थीटा और एस का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, तो मेरा वर्क डन आ गया। थर्ड सिचुएशन में मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो फोर्स है ये ऊपर जा रहा है और वो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है उसके साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। तो ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अभी ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन हमने किया है उसको हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। ऐसा क्यों करना था, क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में फोर्स का डायरेक्शन अलग, दूसरे सिचुएशन में फोर्स का डायरेक्शन अलग, तीसरे सिचुएशन में फोर्स का डायरेक्शन अलग। तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज करने से इफेक्ट भी तो चेंज हो गया ना भाई। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो सबसे दूर चला गया ब्लॉक, मतलब डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हो गया। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम था, फोर्स का एंगल थोड़ा इंक्रीज कर दिया मैंने हॉरिजॉन्टल से, तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम हो गया, और टोटल 90 डिग्री मैंने एंगल कर दिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट टोटली 0 हो गया। ये इतना बड़ा डिस्कशन हम एक ही कोई फॉर्मूला में बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने कहा कि वेक्टर का इस्तेमाल करके ये पूरी जो सिचुएशन है इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो बचपन में हमने सिर्फ यही पढ़ा था वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ आके वेक्टर का पूरा डिटेल डायरेक्शन वाइज हमने कुछ फॉर्मूला में चेंजेस किए। फॉर्मूला में चेंजेस नहीं किए हमने, दूसरे तरीके से, दूसरे टाइप से इसमें लिखा, वेक्टर फॉर्म में हमने वर्क को लिखा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, जब कभी वर्क डन निकालेंगे हम तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लेना है, ये हमने हमारे कन्वीनियंट के लिए बनाया है। क्रॉस प्रोडक्ट कब लेना है वो आगे जाके देखेंगे और तब उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। सो एक ही चीज यहां से याद रखेंगे, वर्क डन के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और एफ डॉट एस इसको ऐसा लिखा। दूसरा फॉर्म समझना थोड़ा आसान है, पहला फॉर्म थोड़ा बाद में समझ में आएगा तुम्हें। दूसरे फॉर्म में देखो, फोर्स एफ एस इंटू कॉस थीटा हमने लिया। कॉस ही थीटा क्यों लिया सर आपने, साइन थीटा क्यों नहीं लिया वहां पे, या कॉस थीटा भी क्यों लिखा आपने? तो देखो, हमने जब हम कॉस थीटा लेंगे तो हमें इसका मीनिंगफुल आंसर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा लिखने से हम जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका मैथमेटिकल आंसर कॉस थीटा लिखने से मैच हो रहा है। मतलब जो हम बोलना चाहते हैं वो कॉस थीटा लिखने से फुलफिल हो रहा है हमारी बात। कैसे, देखो, अगर मैं कहूंगा मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 0 डिग्री, मतलब एक ही लाइन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा वर्क डन ये केस में मुझे मिलेगा फर्स्ट केस में। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख दूं, कॉस थीटा के जगह पे मैं अगर साइन थीटा लिख दूं, तो पहले सिचुएशन में थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो साइन थीटा लिखने से ये क्या हो जाएगा, साइन 0। साइन 0 कितना होता है, 0। तो वर्क डन का आंसर मुझे क्या मिलेगा, 0। क्या फर्स्ट सिचुएशन में वर्क डन 0 हुआ क्या, नहीं, गलत। फर्स्ट सिचुएशन में तो वर्क डन हुआ, ब्लॉक मूव हुआ है। अगर कॉस थीटा लिखने से वो रिप्रेजेंट होता है तो देखते हैं हम, इन दोनों के बीच में एफ और
डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री है, तो कॉस थीटा मतलब कॉस 0 लिखते हैं तो आंसर कितना आएगा, कॉस 0 कितना आएगा 1, मतलब एफ एस इंटू आंसर क्या आएगा 1। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिला मुझे, वर्क डन कितना मिला, एफ इंटू एस, तो वो सिचुएशन मैच हो गई। थर्ड सिचुएशन से तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस केस में कुछ वर्क डन हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे पहले इसका आंसर दो। क्या ये थर्ड सिचुएशन में वर्क डन कितना, नहीं हुआ। सर तो हमने कहा कि ये सिचुएशन में वर्क डन 0 है, ठीक है। ये मुझे वेक्टर से भी आंसर 0 आना चाहिए, तो मैंने कहा जी हाँ करो। वर्क डन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया एफ एस साइन थीटा। लेट से मैंने तुम्हें गलत फॉर्मूला बताया एफ एस साइन थीटा, तुमने यहाँ पे थीटा कितना पुट करना है, थीटा कितना है 90 डिग्री। अगर हम लिखते हैं 90। एफ एस साइन 90, साइन 90 कितना हो जाता है 1। तो अगर साइन थीटा लिखने से वर्क डन मुझे मिलेगा एफ एस, लेकिन एक्चुअली में एफ इंटू एस वर्क डन हुआ ही नहीं, वर्क डन एक्चुअली कितना हुआ 0 हुआ। तो वो कॉस थीटा लिखेंगे तभी वो फुलफिल होगा, तभी वो एक्सप्रेस हम कर पाएंगे। साइन थीटा लिखने से गलत आंसर आ रहे थे, तो उन्होंने जब पूरा ये डिराइव किया होगा, ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये कॉन्सेप्ट उन्होंने सोची होगी, तो कुछ दिमाग लगा के ही उन्होंने कॉस थीटा लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, इस फोर्स का कंपोनेंट हम अलोंग द डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो वो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा बन जाता है। ये भी एक्सप्लेनेशन जस्टिफाई करता है कि यहाँ पे क्यों कॉस थीटा लिया है, ठीक है। थर्ड सिचुएशन में आंसर 0 आना चाहिए, तो पुट करके देखते हैं। सो W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। सो कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो इन दिस केस वर्क डन कितना मिला मुझे 0 मिला। तो हमारे कन्वीनियंट के लिए बार बार डायग्राम कौन निकालेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और इसको बोला कि ये है डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या कहेंगे, इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को डॉट प्रोडक्ट कहेंगे, या इसका दूसरा नाम है, बड़ा वाला नाम क्या है इसका, स्केलार मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। तुम पूछोगे स्केलार मल्टीप्लिकेशन क्यों लिखा है, क्योंकि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर जो मिला है वो क्या है, वो है स्केलार, इसलिए हमने लेबल किया स्केलार मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। इतना बोल के हम यहाँ पे रुकेंगे, कल यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेंगे। थोड़ा पढ़ के आना इसे सभी चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हम अभी, और 2 दिन इस टॉपिक को हमें लगेंगे ख़त्म करने के लिए।